अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मनीर अहमद के साथ। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त यकीनी तौर पे बहुत कुछ चल रहा है। वैसे पर्दा हकाइक क्या है और ये मामला किस नहज पे जा पहुंचेंगे? तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त पॉलिसी है वो पॉलिसी किस तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है, और खास तौर पे अगर इस पॉलिसी को जोड़ लिया जाए सीएम केपी के लिए अमीन गंडापुर के कुछ मौजूदा बयानात से, तो वो किस तरफ इशारा दे रहे हैं। साथ में बात करेंगे दोहा कॉन्फ्रेंस क्या हुआ, मुस्लिम उम्मा ने एक यूनिटी का पैगाम देना था, वो पैगाम दिया गया नहीं दिया गया। और साथ साथ बात करेंगे कि हिंदुस्तान का एक भौंडा तरीका था खेल को बदनाम करने का, खेल को खराब करने का, खेलों में सियासत को लाने का। उस सवाल से प्रोग्राम में गुफ्तगू करने हमारे साथ ज्वाइन करें सीनियर साहब तजीन का इस्लामाबाद से ज्वाइन करें हमें जनाब रिजवान शाह साहब। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब ये जरा बताइएगा कि तहरीक इंसाफ की सब पॉलिसी क्या है, क्योंकि अगर अली अमीन गंडापुर साहब की स्टेटमेंट्स को सुना जाए, उनके इकदामात को देखा जाए, तो ऐसा महसूस होता है कि तहरीक इंसाफ तो पॉलिटिक्स में है ही नहीं। एक तरफ वो शहदाओं की बात कर जाए तो वो घबराते हैं बात करने से, एक तरफ दहशतगर्दी की बात की जाए तो वो घबराते हैं गुफ्तगू करने से। फिर वो खुद कहते हैं कि उनके अपने लोग जो तहरीक इंसाफ के लोग खान साहब से मिलने जाते हैं वो अपना अपना जाती एजेंडा लेके जाते हैं। तो ऐसे में खान साहब क्या ही फैसला कर सकते हैं? तो सर क्या मतलब खान साहब के पास कोई फैसला साजी की कुवत नहीं, तहरीक इंसाफ के पास कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं है, क्या मामला? नजीर साहब, आप एक शख्सियत से तरीके इंसाफ के जो है ना उसकी पॉलिसी को नहीं, मेरा ख्याल है, डिस्कस कर सकते। पाकिस्तान तरीके इंसाफ की एक पॉलिसी है। वो शोधा का भी एहतराम करते हैं, वो कानून का भी एहतराम करते हैं। इवन ये कि मेरा ख्याल है 2 साल 3 साल हो गए हैं, वो अभी तक तो इंसाफ ही मांग रहे हैं, वो इंसाफ नहीं मिल रहा उन्हें। ठीक है। तो मेरा ख्याल है इसको तहरीके इंसाफ की पॉलिसी से जोड़ना अली अमीन गंडापुर साहब की, वो मेरा ख्याल है, मैं समझता हूँ कि नाइंसाफी है थोड़ी सर सी। अली अमीन गंडापुर अली साहब अमीन तहरीक गंडापुर इंसाफ के की वजीर तर्ज आला है ना, ये सियासत आपके तो अली अमीन गंडापुर की तर्ज सियासत से, देखिए, मुझे भी इख्तलाफ है। उनकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को, जो उनके ऊपर बहुत बेस कर रही थी, क्योंकि वाहिद सूबाई हुकूमत थी केपी में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की, पूरे पाकिस्तान में। तो वो बहुत बेस कर रही थी कि जो भी उनके इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई तहरीक होगी, उनके अपने हकूक के लिए कोई तहरीक होगी, कोई सियासी मार्च होगा, कोई सियासी उनकी इवेंट होगा, कोई सियासी उनके मुतालबे होंगे, तो शायद वो केपी से एहतजाज करके या उनके थ्रू उस उधर आवाज बुलंद करके वो हासिल किए जा सकते हैं। लेकिन कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर की तर्ज सियासत जो है वो बड़ी एक मशकूक किस्म की है। वो कभी इधर पहुंचते हैं इस्लामाबाद, फिर वो अरेस्ट हो जाते हैं, उसके बाद फिर वो कभी 9 सूबे क्रॉस करते हैं बगैर कराए के, और फिर अचानक एंड उस वक्त जिस वक्त असेंबली उनके बारे में बात करना चाहती है, वो खुद असेंबली पहुंच जाते हैं। हम्म। बड़े अजीब व गरीब तरीके से एक पन्ना उन्होंने कंधे पे रखा होता है, वो नमूदार हो जाते हैं। इसी तरह अभी हम देख रहे हैं कि जब वो चाहते हैं वो सुबह 6 बजे भी मिल लेते थे खान साहब को, 7 बजे भी मिल लेते थे बिल्कुल खान ठीक। साहब को, जब वो चाहते थे वो फ्रीली होकर मिलते थे खान साहब को। लेकिन अब वो खुद शिकवा कर रहे हैं कि मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। तो उनका मेरा ख्याल है तर्ज सियासत थोड़ा सा मशकूक है, और इसकी मैं निशानदेही करता रहा हूँ। मुझे अफसोस है कि मेरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साथी मुझे सुनते हैं या मुझे फॉलो करते हैं, वो इस बात को मेरे ऊपर ट्रोलिंग करते रहे कि जी आप अली अमीन गंडापुर के बारे में जो है वो तनकीदी बातें लिखते हैं। देखिए, मेरा काम है सच लिखना, जो मुझे बेहतर लगेगा वो मैं लिखूंगा, क्योंकि मैं ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पाबंद हूँ, ना मैं किसी सियासी जमात का पाबंद सर हूँ। वो जो बात मुझे दुरुस्त नजर है शाह आएगा वो साहब। मैं बोलूंगा। शाह साहब बाकी बात रही दुरुस्त है, बात ये कि लेकिन अली फिर अमीन सवाल एक गंडापुर खड़ा है की ना। फ्रस्ट्रेशन से अंदाजा हो रहा है। शाह जी साहब साहब, बात एक आपकी एक दुरुस्त है, आखिरी माजरत। आखिरी पॉइंट पहले सुन जी लेना जी। अपने सवाल पर। एक एक आखिरी पॉइंट सुन लें, उसमें यह है कि अली अमीन गंडापुर के जो मौजूदा बयान देख रहे हैं ना हम 1 डेढ़ हफ्ते से, उससे सही। हमें उनकी फ्रस्ट्रेशन का अंदाजा हो रहा है कि शायद उनसे दोनों साइडें अब पूरी नहीं हो रही, और शायद वो जो दोनों साइडों पे खेलने के आदी थे, वो अब वो मेरा ख्याल एक्सपोज होगी है उनकी गेम। दोनों साइड तो कौन इस सी वजह से वाली, अब वो मतलब अगर फ्रस्ट्रेशन में इलेबोरेट कर दिखा रहे सकें? हैं। जी। दोनों साइड्स कौन सी वाली, अगर आप इलेबोरेट कर सकें? दोनों साइड आपको पता है, एक आपकी साइड है, एक मेरी साइड है। सर फिर भी अगर आप जरा वाजे तौर पे इलेबोरेट कर सकें। ये वाजे तौर पे तो आपकी मुस्कुराहट बता रही है ना कि मतलब वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी खेल रहे हैं। देखें, जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अच्छा, सीनियर चले क्यादत और चले मैं कारकुन है, फॉर द उनका ये सेक ऑफ ख्याल है कि वो आर्गुमेंट। एस्टेब्लिशमेंट को भी पूरा करते आ रहे हैं।
उनका ये ख्याल है कि वो स्टैब्लिशमेंट को भी पूरा करते आ रहे हैं, और उनका ये हम्म। ख्याल है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी गोलियों वाली सियासत करते आए हैं उनके साथ। अच्छा चलें, आपका ये ख्याल होगा या उनका ये ख्याल होगा, मुझे एक बात बता दें। अली अमीन गंडापुर साहब का जो इंतखाब था, वो किसी और ने तो नहीं किया खान साहब के अलावा। खान साहब ने इंतखाब किया। उस वक्त जब ये इंतखाब किया गया तब भी तहरीक इंसाफ के अंदर से भी आवाजें उठी, मीडिया से भी आवाजें जरा उठी। रिपीट कर दें, बात आपकी आवाज आई नहीं है मुझे। सर मैं कह रहा हूं कि अली अमीन गंडापुर साहब का जो इंतखाब हुआ, वो मैंने आपने तो नहीं किया, स्टैब्लिशमेंट ने तो नहीं किया, वो तो खान साहब ने किया। तो क्यों इंतखाब किया गया एक ऐसे शख्स का जिसके ऊपर पहले ही काफी ज्यादा ऐसे मामला थे, जिसके ऊपर तनकीद की जा रही थी? आपको तो याद होगा ना, जब अली अमीन गंडापुर साहब को वजीर आला केपी के बनाया गया, जो उनका लबो लहजा माजी में रहा, जो कुछ उन्होंने इसके बाद गुफ्तगू की, अ, तनकीद तो उस वक्त भी काफी हुई थी। तो वो फैसला खान साहब का था, वो स्टैब्लिशमेंट का फैसला तो नहीं था। मुनीर साहब, आप मुझे बताएं, जब आपने जर्नलिज्म शुरू किया था तो आपने ये अहद उठाया था कि आप हमेशा एक ऐसा जर्नलिज्म करेंगे जो गैर जानिबदार होगा। बिल्कुल। ठीक है। तो अगर कोई साफी जानिबदार जर्नलिज्म कर लेता है तो क्या आप उससे पूछेंगे कि वो किस वजह से करता है? हर एक की सर अपनी अपनी एक कहानी सर होती है, मान आप इस लिया, बात को लेकिन ना फिर छेड़ें। वो खान लेकिन साहब का बात पावर यह है भी तो कि है ना, वो हटा दें। आप ये कहना इंतखाब चाह रहे हैं? सबका एक ही होता है स्टार्टिंग में, लेकिन असलियत बाद में खुलती है। सर खान साहब हटा देते ना, तब्दील कर देते सीएम केपी को, मसला क्या था? यार, आप एक अजीब बात कर रहे हैं मुनीर साहब। आप खान साहब को एक नॉर्मल डिसीजंस के हिसाब से ले रहे हैं। एक बंदा आइसोलेशन में, उसकी तस्वीर पे पाबंदी है, आवाज पे पाबंदी है, उसको अपनी मर्जी के बंदों से मुलाकात की इजाजत नहीं है, तो आप उसके फैसलों को कैसे? उसको क्या पता बाहर क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है? अच्छा, उसको तो अगर जो खान अंदर साहब अभी से आपको लगता है तस्वीर कि नजर आएगी वही अगर दिखाई इस तरह जाएगी की ना। कैद ना होती, तो खान साहब इस तरह का फैसला कर जाते कि अली अमीन गंडापुर वजीर आला ना होते इस वक्त? मुझे ऐसे लगता है कि शायद ऐसा फैसला अभी भी हो चुका हुआ है, और इस वजह से हमें अली अमीन गंडापुर ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे हैं कि आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लग रहा है कि अली अमीन गंडापुर शायद वजीर आला केपी ना हो। सर आप कह रहे हैं ये फैसला हो चुका है, अली अमीन वजीर आला केपी ना हो। आपको ताजा तरीन इतला दे देता हूं, एक 500 मैं ये मिलियन फैसला रुपीस का मैं ये एक मंसूबा सर दिया गया है केपी हाउस का, अली अमीन गंडापुर साहब की फरमाइश पे। सर एक ऐसा सूबा जहां पे इतनी बड़ी सैलाब की तबाहकारियां हुई भी हों, जहां पे इतने मसाइल हों, वहां पे एक नया केपी हाउस बनाना 500 मिलियन रुपीस लगा के, और ये तो अभी 500 मिलियन रखे गए हैं, उसके बाद पता नहीं और कितने इस पे खर्च किए जाएंगे और सालों तक खर्च किए जाएंगे। सर इसकी जरूरत क्यों पेश आई? आपका क्या ख्याल है, अगर सूबा पंजाब में सैलाब आया और तबाहकारियां हुई हैं तो सूबा पंजाब के लोगों को जापान का विजिट नहीं करना चाहिए? लंदन की यात्रा नहीं करनी चाहिए? तो ये तो एक अजीब बात कर रहे हैं आप, बायस बात कर रहे हैं मुनीर साहब। सर कि सर अगर सूबे एक में सैलाब है या मुसीबत है, देखें सर लेकिन तरक्याती आपको कामों लगता है का, कि अली अमीन फलाही गंडापुर साहब का कामों इस का, वक्त ये इकदाम दुरुस्त है? और नहीं नहीं नहीं, फलाही कामों का और सैलाबी और इमरजेंसी सूरत हाल का, इस सारों के बजट्स मुख्तस होते हैं। तो और ये कोई फैसला ऐसा नहीं होगा कि 2 दिन में कर दिया होगा, इसकी फिजिबिलिटी बनी होगी, सालों का ये फैसला होगा। तो उसके ऊपर अगर एक सूबा इंप्लीमेंट कर रहा है तो उस सूबे का जायज हक है ना, वो कोई अच्छा गैर चलिए कानूनी ठीक है, बात तो नहीं आपने कर रहा। कहा कि पंजाब से अगर क़यादत उठ के जापान का दौरा करने जाती है, तो उस पर भी तो तनकीद हुई ना। तनकीद तो उस वक्त भी हुई कि वो क्यों दौरा किया गया, तनकीद इस बात पे भी की गई कि क्यों फैमिली मेंबर्स को साथ भरा गया। तो जब वो तनकीद सर, वो जायज है तो फिर तनकीद यहाँ हुई भी तो वो तनकीद तो नाजायज बनेगी। तनकीद मैं समझता हूँ ना। देखिए, मेरी बात सुने। जब आप 18वीं तरमीम के बाद आते हैं तो सूबों को आपने हकूक दिए हैं कि सूबे अपने तरक्की के लिए जो चीज बेहतर समझेंगे वो करेंगे। सही। ठीक है। तो अगर तो मरियम साहिबा ने बेहतर समझा कि वो जापान चली जाएं और उधर का दौरा लेकर करके वो कोई नई मालूमात लाएं या कोई सूबे के अंदर कोई नई डेवलपमेंट लेकर आए, तो अगर अली अमीन गंडापुर केपी हाउस बनाना चाहते हैं तो वो मेरा ख्याल है सूबे के लिए हमें मुदाखलत तो नहीं करनी चाहिए। तो अगर लेकिन मरियम साहिबा जाएं जापान, या मरियम साहिबा कोई तरक्याती बजट लेकर आए, या मरियम साहिबा कोई एक नया प्रोजेक्ट, जैसे अब इस्लामाबाद रावलपिंडी के दरमियान एक तेज रेलवे का मंसूबा इस वक्त जेर गौर है,
उसके अलावा लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान एक तेज तरीन ट्रेन का मंसूबा जेर गौर है। तो सही। अगर वो ये कर रही हैं तो ये उनका इस्तेकाक है ना। देखें, हर सर सीएम का इस्तेकाक अपनी जगह पे 18वीं शाह सूबे साहब, के बाद एक इस्तेकाक है, वो अपने सूबे के लिए जो शाह बेहतर साहब समझेगा वो इस्तेकाक करेगा। अपनी जगह पे, लेकिन ये एक लेकिन सिर्फ इमरजेंसी एक सूबे को सिचुएशन है। तनकीद का अगर निशाना आप बनाना यहाँ, ये नाजायज मैं समझता हूँ, ये नाजायज बात है। चल ठीक है, ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये चलें सैलाब है, तबाहकारी है, जो भी है, इस वक्त एकदम एज पर रूटीन मैटर था वो ले लिया गया, ये कह रहे हैं आप? सर, सैलाब की बात करेंगे तो माजी में जो सैलाब आते रहे हैं उसके आप देख लें कि फंड कहाँ जाते रहे हैं। किसी ने अपनी बेगम को हार पहना लिया, किसी ने अपनी बेगम को चूड़ियां पहना ली, किसी गलत ने था ना गाड़ियां बना ली, किसी ने फंड का पता नहीं लगा। तो ये इस चीज को आप सर, इमोशनल वो ब्लैकमेल ना गलत था, करें लेकिन एक मीर ऐसी साहब। सियासी जमात जो ऑस्टेरिटी मेजर्स की बात कर रही थी, जो गवर्नर हाउसेस को लाइब्रेरीज में तब्दील करने की बात कर रही थी, उस सियासी जमात को कम से कम उसका ये स्पेक्ट्रम तो बनता था ना, कि अगर मुल्क में या सूबे में इतनी बड़ी आफत आई हो तो कम से कम इस वक्त इस तरह के इकदाम की जरूरत नहीं थी। और फिर अगर आप ये कह रहे हैं कि अलीमीन गंडापुर साहब सीएम केपीके हो रहे हैं और उनका बस जाना जाना तकरीबन तय हो चुका है, तो फिर वो इस तरह के इकदाम ना करते, फिर तो वो और संभल के इकदाम करते। यानी कि तो कहीं ना कहीं से अलीमीन गंडापुर साहब को भी यकीन दहानी कराई गई है कि चाहे कुछ भी हो जाए आप सीएम केपी के रहेंगे। अच्छा देखें, अब आपने ना बड़ी अजीब मिसाल दी है। ठीक है, आपने मिसाल दी है कि जी वो गवर्नर हाउस को लाइब्रेरी बना रहे थे या दूसरी चीजें बना रहे थे। जी। तो मुझे फिर आपको ये भी बताना चाहिए था कि जब इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए एक महंगाई मार्च किया गया तो उसमें वादे किए गए कि 300 यूनिट बिजली फ्री होगी। आज आप उनका एहतसाब करने को तो तैयार सर हो नहीं रहे। क्या उनके ऊपर लेकिन तनकीद आप नहीं की फिर आप जाती? क्या वो यकतरफा क्लिप्स नहीं नारा जो चलाए है वो जाते? गवर्नर हाउस को लाइब्रेरी में तब्दील करने का, ये तो आप लेकर फिर रहे हैं। आज आप पीपल्स पार्टी के वो नहीं पकड़ते कि वो रोटी कपड़ा मकान कहाँ है, वो 300 यूनिट का नारा कहाँ पर है। आप तो महंगाई मार्च तो लेकर आए थे। एक ही जैसे आज हो गए ना आप जो है ना सारे, पेट्रोल जो एक टेक्निकली सौ सारे एक साठ ही रुपए जैसे एक हो सौ गए, आप ही सत्तर कह रहे रुपए हैं। था आज वो पेट्रोल 300 के करीब है। वो तो आप पूछने को तैयार नहीं होते। और आप सर वन मान लिया, साइडेड जो आपकी है ना बात बात एग्रीड है करते सर, हैं। मान लेते हैं, लेकिन आपको इसका असल मतलब में ये हुआ ना देखें, कि आपको सभी एक जैसे आप हुए, प्रोग्राम कि कर रहे हैं कोई इसका स्टैंड पसंद आउट तो नहीं कर नापसंद रहा के ना ऊपर। इसमें। मुनीर साहब, मान लें आप पहले से सोच कर रहे हैं कि आपने इस साइड को बोलना है, इस साइड को नहीं बोलना। अच्छा चले मान लेते हैं, आप ये इल्जाम भी सर काबिल कबूल, सर आंखों पे सर, लेकिन मुझे एक बात बता दें, फिर तो ये मान लिया जाए ना कि उधर भी तर्ज अमल ये था, इधर भी तर्ज अमल यही है, तो बात तो कोई नहीं नहीं रहा। तो नई बात तो है भी नहीं ना। मुनीर साहब देखें, नई बात है भी नहीं। अब हम्म। तीन सूबों में पीडीएम की हुकूमत है, एक सूबे में पीटीआई की हुकूमत। जी। तो लामोहला आप खुद भी समझ सकते हैं कि जो हुकूमत होती है वो हमेशा हुकूमत ही होती है, बेशक वो ताकतवर हो या कमजोर हो। ठीक सर है, तो ठीक है, वो पॉइंट उसका टेकन। काम है केपी की हुकूमत को दबाना, और जाहिर बात है उनके बारे में बातें करना। ये तो सर एक पॉइंट ऑब्वियस टेकन शाह साहब। पॉलिटिक्स है ना। ये इसी तरह, मुनीर भाई, हमारे इधर पाकिस्तान में पॉलिटिक्स इसी तरह होता है। ठीक है सर, पॉइंट टेकन, मुझे जरा बता दें, चलें, ये तो सूबाई मामला था, ये दोहा कॉन्फ्रेंस हुई, बड़ी बात की गई थी कि हम अब एक पैगाम देंगे, यकजहती का पैगाम देंगे। डिप्टी वजीर आजम साद डार साहब का भी इससे पहले एक पैगाम दिया गया कि मुस्लिम नेटो बननी चाहिए, ये होना चाहिए। कुछ क्या पैगाम दिया गया, इसका क्रस क्या था? मैं देख रहा था आपने भी इस पे काफी तनकीद की है। देखिए मुनीर साहब, बात यह है कि मुस्लिम उम्मा की जहां तक बात कर रहे हैं तो उसकी तो सूरत हाल इतनी अफसोसनाक है, दिल खून के आंसू होता है। जिस तरह फलस्तीनी मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है, उनको बिल्कुल ऐसे शिकार किया जा रहा है जिस तरह जानवरों का शिकार किया जाता है। एक बोरी आटे की फेंक के 10-10 बंदों को उड़ा दिया जाता है, बच्चों को उड़ा दिया जाता है, बूढ़ी माओं को, बूढ़े माँ बाप को उड़ा दिया जाता है, सिर्फ एक रोटी की परेशानी के लिए, उसकी जरूरत पूरी करने के लिए वो कितना रिस्क लेते हैं। तो जिस तरह से फलस्तीनी मुसलमानों के साथ जुल्म हुआ और ये अहले अरब सारे खामोश बैठे रहे हैं, उनकी मर्जी से ये सब कुछ होता जा रहा है। और आप देखें कितनी अजीब बात है, हम इस मॉडर्न दुनिया में जहां पर हम बात करते हैं कि दुनिया इतनी मॉडर्न है, कि इससे पहले दुनिया इतनी मॉडर्न नहीं थी, उसके अंदर आप तस्वुर कर सकते हैं कि एक हम्म। एक हिस्सा, एक मुल्क ऐसा भी होगा जहां पर लोग कैद से और भूख से मर रहे होंगे। तो ये मैं समझता हूँ इतने अफसोसनाक हालात थे। इतने अफसोसनाक हालात के अंदर ये सारे जिन्होंने, कतर ने, सऊदी अरब ने, यूएई ने और अरब ममालिक ने जो साथ दिया है इसराइल का, पसे पर्दा वो मेरा ख्याल है हम किसी से छुपा नहीं है। सही। लेकिन सूरत हाल बड़ी अजीब हुई कि जिस वक्त ईरान के ऊपर अटैक हुए सारे अरब ममालिक खामोश रहे। और अब एक ऐसे वक्त में जब इसराइल के मसले को हल करने के लिए
फलस्तीन के मसले को हल करने के लिए हमास के साथ एक मीटिंग जारी थी, तो वहां पर इसराइल का अटैक कर देना और एक ऐसे मुल्क के ऊपर अटैक कर देना जहां पर अमेरिका के फौजी अड्डे हैं और सबसे बड़े अमेरिका के फौजी अड्डे हैं, और उस कतर की हिफाजत का जिम्मा भी अमेरिका ने खुद अपने हाथ में लिया हुआ है। उसके बावजूद वहां पर मिसाइल हमले कर दिए जाते हैं, वहां पर हमास के बंदे और कतर के लोग शहीद हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर कतर का एक मौकिफ सामने आना चाहिए था, एक मुस्लिम उम्मा को क्यों समझ खामोश है आनी शाह चाहिए साहब? थी कतर कि खामोश आज क्यों है? आज आज वो जिस जिस चीज को वो प्रोटेक्ट करते जा रहे हैं, कल वो जिन उनको भी खा जाएगा। शाह तो साहब, इसका कतर अमली खामोश मुजाहरा क्यों हमें है? नजर ये आया। समझ 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 से बालातर है कि अगर कतर की मैं बात करूं, कोई ऐसा मुल्क होता जो भूला बिसरा होता, जिसके पास कुवत नहीं होती, ताकत नहीं होती, बात समझ आती है। लेकिन कतर अभी खामोश है, सिर्फ गुफ्तगू हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकातें देखिए, हो इनके रही हैं। मुफादात जुड़े हुए हैं मुनीर भाई, इनके मुफादात जुड़े हुए हैं। गजा में जो वेस्ट बैंक के ऊपर एक कमर्शियल हब बनने जा रहा है, उस कमर्शियल हब के अंदर कतर पेश पेश है, उसके एलएनजी के मामलात हैं वहां पर। सही। तो कहीं ना कहीं अरबों के मुफादात इसराइलियों से और अमेरिका से मिले हुए हैं। दरपर्दा होता क्या है कि जो चीज इनको थोड़ी सी परेशान करती है, वहां पर ये अमेरिका का नाम ले लेते हैं कि अमेरिका हमारा हम्म। स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और सबको पता है अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो अमेरिका का ले पालक बच्चा कौन है? इसराइल हम्म। अमेरिका का एक नाजायज बच्चा है, जिसकी वो बिल्कुल इतनी खुल के हिमायत करता है कि वो किसी कानून को, किसी चीज को, इंसानियत के हकूक को कुछ भी नहीं देखता। आप देख लें, ट्रंप ने कहा जो मुझे तो पता ही नहीं लगा, वो उन्होंने पहले अटैक कर दिया, बाद में। ये मुमकिन है कि ट्रंप को पता ना शाह हो साहब, कि अटैक हो रहा है और जो है वो उसको रोक ना सकते हो? तो उसके ऊपर आकर सारे अरब ममालिक को एक बहुत ठोस किस्म का मौकफ देना चाहिए शाह था। साहब, ये देखें, बात आज मैं आपकी दुरुस्त है। समझता मुझे हूँ एक चीज प्लीज आज ऐड कर दें। मुस्लिम उम्मा में हमेशा अरबों के ऊपर, अरब जो अपने आप को कहते हैं कि हम अजमों से भी ज्यादा जो है ना वो बेहतर और मजबूत लोग हैं और सही लोग हैं, हम सही मुसलमान हैं जो इस वक्त मुस्लिम उम्मा को लीड कर रहे हैं। तो मुस्लिम उम्मा को लीड करते हुए उनकी फलस्तीन के टाइम पे उनकी टांगे क्यों कांपती हैं? वो ऐसी तमाम जगहों पे जहां पे इसराइल के मुफादात आते हैं, वहां पर उनके जो है ना वो अल्फाज क्यों डूबना शुरू हो जाते हैं, उनके ठीक। वहां पर हर चीज क्यों बिल्कुल जो है वो बैकफुट पे चली जाती है? तो मेरा ठीक। ख्याल है कि मैं ये सोचता था कि शायद ये मुस्लिम उम्मा अरब और नॉन अरब मुल्क, यानी अरब और अजम मिलके शायद एक ऐसा जवाब देंगे कि इसराइल के दांत खट्टे कर देंगे और इसराइल को एक ऐसी तंबी कर देंगे कि एक हमें महसूस होगा कि शायद मुस्लिम उम्मा में भी जान है। लेकिन आज जिस तरह का बयानिया किया गया, आए जी खाया पिया, उसके बाद रोना धोना किया कि जी हमारे साथ ये हुआ जी, हमें तो बहुत मार के गए वो, और उसके बाद फिर जाते हुए कहा कि इब के मार के दिखा। तो मैं समझता हूँ ये इससे ज्यादा कमजोरी मुस्लिम उम्मा नहीं दिखा सकती थी जितनी आज इन अरबों ने दिखाई है। मुझे बड़ा अफसोस है। मुझे इस बात का अफसोस है कि आज मुसलमान उम्मा और हमारी जितनी भी मुसलमान हम्म। ममालिक हैं उनकी यूनिटी भी इतनी नहीं है, और अफसोस कि हम हक की बात नहीं कह सकते। शाह साहब, मुझे एक बात बता दें। यूनाइटेड नेशंस के इजलास हों, उसमें हम देखते हैं कि पाकिस्तान तनकीद करता है, खुल के तनकीद करता है। ओआईसी के इजलास हों या इस तरह के इजलास हों, तनकीद हम कर देते हैं। कुछ दिनों का वायरलिटी भी क्रिएट हो जाती है, मीडिया में, चंद अखबारात में उसकी खबरें भी लग जाती हैं, लेकिन इससे ज्यादा उसका कोई असर नहीं है, इम्पैक्ट नहीं है। अगर साल साल से देखें तो इसराइल ने अपनी रविश में शिद्दत जिद्दत दोनों इख्तियार की। हम वहीं के वहीं खड़े हैं। हम आज भी महज मजम्मती बयानात, करारदादों से आगे कुछ कर नहीं पा रहे। ये कितनी बड़ी नाकामी है, फेलियर है हमारा। देखिए, ये फेलियर हमारा हमारी खारजा पॉलिसी का है मुनीर साहब। मुझे कहने दें और इस बात को बिल्कुल बरमला कहने दें कि देखें, आप मुझे एक बात बताएं। आप हमारे वजीर आजम खिताब करते हैं, हमारे सदर खिताब करते हैं, हमारे सियासी लोग खिताब करते हैं, वो कहते हैं जी हम कश्मीर की सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी कर रखेंगे। भाई, ये सिफारती और इखलाकी हिमायत क्या होती है? जबान से आप जारी रखेंगे? आप मुझे बताएं, आप खुद मजम्मती बयान जारी करते हैं, आपके अपने कई दफा होता है, कई फलस्तीनी मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है, उनकी सही। जो नस्ल कुशी हो रही है, उसके ऊपर आप भी कई दफा लिखते हैं। लेकिन आप मुझे ईमानदारी से बताएं कि आप किसी चौक के ऊपर फलस्तीन का झंडा लेकर खड़े हो सकते हैं? क्या आपको ये अंदाजा नहीं है कि पुलिस आपसे फलस्तीन का झंडा ले लेगी और आपको एहतजाज नहीं करने देगी? कितनी हम्म। दफा हमने देखा है, सेनेटर मुश्ताक जो साहब का सेनेटर थे, जो इस वक्त आपको पता है वो फ्लोटेला के साथ हैं इस वक्त,
ठीक है, तो फलस्तीन में वो किश्ती पे जी बैठे हुए हैं, उस वक्त जा रहे हैं वो उधर इमदाद लेकर, जी वो एक बहुत बड़े काफिले के साथ। तो वो जब देखें कि वो जब फलस्तीन की जबानी बात करते हैं या अमली तौर पे आकर वो फलस्तीन के हक में बात करते हैं, तो उनको नहीं किया करने दिया जाता। तो ये हर जगह पे ये मुनाफिकाना रवैया मुनासिब नहीं है। ये जो आग जो हम देख रहे हैं ना, जिस आग को देख के हम हम्म यहाँ पर बैठकर तबसरे करते हैं, ये आग कल हर मुस्लिम मुल्क को खुद एग्जैक्टली अपनी लपेट में लेगी। एग्जैक्टली लेकिन लेकिन शाह साहब, जहां हम इसराइल की बात करते हैं तो वहां पे एक और इसराइल के नाजायज बच्चे हैं, हिंदुस्तान की बात भी कर लेते हैं। आपने देखा एक खेल का मैदान था, एशिया कप का मैच था, दो टीमें खेली, लेकिन ऐसा लग रहा था खेल नहीं हो रहा था, जंग हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि बीजेपी का जलसा हो रहा है। इब्तिदा में कप्तानों का हाथ ना मिलाना, चलें, एक मामला हो गया। उसके बाद मैच का इख्तिताम हुआ, तो फिर इंडियन टीम का छुप के इस तरह से अपने ड्रेसिंग रूम में बैठ जाना जैसे वो किसी बंकर में छुप के बैठे हुए हों और बराबर में उनके रफेल गिर रहे हो। इसके बाद बात यहां भी खत्म नहीं होती। उनके कैप्टन सूर्य कुमार यादव जब एक पोस्ट मैच सेरेमनी के लिए आते हैं या पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं, तो वो जिस अंदाज की गुफ्तगू करते हैं वो तो महज पॉलिटिकल गुफ्तगू से ज्यादा कुछ भी नहीं, वॉर मॉन्गरिंग से ज्यादा कुछ भी नहीं। ये किस तरफ निशानदेही हुई है, ये कितना बड़ा लैप्स है, क्रिकेट का कितना बड़ा नुकसान है? तो देखिए, हम तो हमेशा से सुनते आए हैं माजरत, हम तो हमेशा से सुनते आए हैं स्पोर्ट्स फ्री ऑफ पॉलिटिक्स है। हम्म लेकिन हम हमेशा से देखते आए हैं कि हिंदुस्तान हमेशा पॉलिटिक्स लेकर आता है और अपनी पावर गेन करता है। अपनी उनकी कई जीत ऐसी हैं जो उन्होंने खाली पॉलिटिकल स्टाइल में जो है ना वो जीती हैं दुनिया से। हम्म क्रिकेट के अंदर, मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर उनका जारहाना रवैया, फिर आप ये देखें कि वो इतना टेक ओवर कर चुके हैं कि आज उन्होंने अपनी आईपीएल को इतना स्ट्रांग कर लिया है कि जिस प्लेयर को वो चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, जिस प्लेयर को चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं देते। उनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा हो चुका है और हमने इसकी कोई तैयारी नहीं की, हमने हम्म इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी। आईसीसी को वो टेक ओवर कर चुके हैं इस वक्त। जाहिर बात है, जब आप आईसीसी ही जानेबदार हो जाएगी तो आप तो कुछ भी नहीं कर सकते ना। सर, हमने तो अपनी मुनीर टीम की साहब, तैयारी की थी, हमारी आपको टीम का याद है हालात जब ऐसे थे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही थी, ठीक है, हम्म आपको याद है, तो उस वक्त आप तनकीद कर रहे थे कि पाकिस्तान को एक सख्त स्टैंड लेना चाहिए था। उस वक्त पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए था जब इंडिया ने पाकिस्तान आकर खेलने से इनकार कर दिया। तो हम्म जाहिर बात है, जब हम खुद थोड़ी सी ढील देते हैं, हम रास्ता देते हैं, तो दूसरे तो हमारे सर पर ही खड़े होंगे ना। पर मैं सख्त इसकी मजम्मत करता हूँ। ये एक बहुत गैर अखलाकी, और मैं ये समझता हूँ कि आईसीसी के कवानीन के मुनाफी काम किया गया है, जिसके ऊपर पाकिस्तान को इंतहाई सख्त किस्म का मौकif लेना चाहिए। इवन ये कि इंडिया की टीम के ऊपर पाबंदी का भी इन्हें चाहिए कि वो मुतालबा किया जाए, उनके साथ मैचेस खेलने से भी इनकारी कर हो जाना चाहिए पाकिस्तान को। और अब अगर पाकिस्तान सख्त मौकif नहीं लेगा, तो ला मोहल्ला वो आपको इतना डैमेज करते जाएंगे कि आज देखें, वो आज आपसे ना मैच खेलने को तैयार है, ना आपसे हाथ मिलाने को तैयार है, ना आपको इज्जत देने को तैयार है। तो फिर ऐसी क्रिकेट, ऐसी स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी का शाह हमें साहब, क्या एक फायदा चीज जहां मुझे पर बता मुल्क की इज्जत नहीं है दें, इस हमारे। माहौल में, ऐसे एनवायरनमेंट में अगला मैच होता पाकिस्तान हिंदुस्तान का, सर क्या होगा? ये गमो गुस्सा शायकीन में जाएगा, ये रेसिप्रोकेट होगा ऑडियंस में, स्टेडियम में लोग बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं, वहां एक रिस्क फैक्टर हो जाएगा। ये एडवाइजरी लोगों शायकीन के लिए तो वहां की हुकूमत ने जारी कर दी कि कोई इस तरह का काम नहीं करेगा, लेकिन क्या ये एडवाइजरी के अमन अमान की सूरत हाल को कुछ चैलेंज नहीं करेगा, कोई ऐसा भड़काऊ बयान नहीं देगा? क्या ये हिंदुस्तानी प्लेयर पे लागू होगा या नहीं होगा, या महज वहां पे ये सारे मामला खामोश हो जाएंगे? देखिए, ये जो कवानीन है, ये बेसिकली तमाशाइयों के लिए लागू किए गए, जो कुछ टाइम के लिए लागू किए गए, ये कि तमाशाई आपस में कोई हल्ला गुला ना करें या स्टेडियम के अंदर कोई बलवे ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो। लेकिन मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ कि इंडिया इस वक्त अपने आप को एक ऐसे सफेद हाथी, बदमस्त हाथी की तरह समझ रहा है कि वो जो चाहें वो करें, वो उनकी इजारादारी है। और उसकी वजह जी सिर्फ ये है कि उनको आईसीसी से फुल आशीर्वाद है, उनको अपनी हुकूमत की तरफ से फुल आशीर्वाद है। और अगर सही तौर पे देखा सर, जाए ना, इसकी तो एक बड़ी पिछले वजह यह छह भी है सात कि शायद सालों उनकी में क्रिकेट टीम जब से उसमें परफॉर्म नरेंद्र भी कर मोदी रही ने है। टेक ओवर किया ना इंडिया के अंदर, जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के लोगों के अंदर जो तब्दीली आई है, वो भी एक बहुत अजीब तब्दीली है। वहां पर आप देख लें कि मुसलमानों एग्जैक्टली के खिलाफ एक बाकायदा पूरा एजेंडा इस्तेमाल किया जा रहा है।
तो वो उन्होंने वो एजेंडा जो वो अपने मुल्क के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर मैं दोबारा कहता हूँ कि हमारा पाकिस्तान के जो बोर्ड है, क्रिकेट बोर्ड, उसको इंतहाई सख्त मौकिफ लेना चाहिए। हमारी हुकूमत को बहुत सख्त मौकिफ लेना चाहिए। शाह और साहब, किसी एक भी एक जगह पे चीज हमें और भी है ना, इंडिया के प्लीज खिलाफ इसके ऊपर। लचक का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। शाह साहब, एक चीज इसमें जरूर अहम है। एक जानिब हम बात करते हैं बोर्ड की, क्रिकेट की, सर खेल की बात भी तो करनी चाहिए ना। साला साल से हम देख रहे हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम बड़ी मजबूत नजर आई है, और बरक्स पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, आपको सियासत, पॉलिटिक्स, मतलब मिसमैनेजमेंट, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको पीसीबी के अंदर नजर ना आए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में नजर ना आए। हर चीज के ऊपर मेरिट का कत्ले आम किया गया। मतलब आप चेयरमैन की सिलेक्शन से लेके खिलाड़ियों की सिलेक्शन तक की बात कर लें, बीच में जितने मराइल हैं उनकी बात कर लें, सर कोई ऐसा अपॉइंटमेंट नहीं है जिसको आप कहें कि 100% ट्रांसपेरेंट है। सर हम अपनी क्रिकेट के क्यों इतने बड़े दुश्मन हो गए हैं कि आज दुश्मन जब हमारे साथ ये सब कर रहा है तो हमारे पास शायद उस तरह का जवाब देने के लिए नहीं जो हम ऑन फील्ड उसको हरा के दे सकते थे। नहीं, इसकी वजह यह है कि आपके जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, वो इतने मसरूफ आदमी हैं। एक तरफ वो वजीर दाखिला हैं, फिर उनके और बहुत सारे मामलात हैं, उनकी और बहुत सारी मसरूफियात हैं। नेशनल और इंटरनेशनल आपको पता है वो किसके दस्ते रास हैं। ठीक है ना। तो वो उस हिसाब से उनकी मसरूफियात इतनी ज्यादा हैं कि मेरा ख्याल है कि वो शायद पूरा ध्यान दे नहीं पाते क्रिकेट के ऊपर। और पिछले जब से ये क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने, हम देख रहे हैं कि टीम मुसलसल तनाजली का शिकार है। हमने इंतहाई अहम अहम मैच हार दिए, बहुत बुरे तरीके से हारे हम। ये जो पिछला भारत से मैच आ रहे हैं, उससे पहले हम अफगानिस्तान से मैच आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये चीजें बहुत गौरतलब थी। सर हाल अचानक से की तो फिर आपने एक, रिजवान को और बाबर को निकाल कर आप इंटरनेशनल इवेंट्स कैसे जीत सकते हैं? जो दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हों, जो रैंकिंग के अंदर टॉप रैंकर्स हों, जिनको देख के दूसरी टीमें डरती हों कि अभी ये खेलने के लिए आ रहा है बैट लेके, तो हमारा क्या होगा, हम इसको आउट करें। तो जब आपकी टीम के अंदर ऐसे प्रेशर दबाव डालने वाले खिलाड़ी ही नहीं होंगे, तो फिर आप किस तरीके से इंटरनेशनल मुकाबले जीतेंगे? ये कोई ये वो बात ऐसे बिल्कुल, थोड़ी है कि आप ये ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट को है। बुलवा के तो वो दूसरी टीम को जो है ना मैच जीत जाए। ऐसा तो नहीं है ना।